अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस के थर्ड पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनेलिस, जिसमें गोल्जी अपरेटस, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और भी बहुत सी ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया था। और इस चैप्टर का आज जो है ये लास्ट पोर्शन होगा। इसके बाद जो चैप्टर है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेली, इसका चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर स्टडी करेंगे और उस चैप्टर का नेम है एंजाइम्स। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बायोलॉजी के किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, इंग्लिश की आपको डिटेल लेक्चर चाहिए, ट्रांसलेशन के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। अभी प्रॉपर जो है वो एफएससी की जो है बुक्स मार्केट में नहीं आई। जैसे ही बुक्स जो हैं वो आएंगी तो हम इंशाल्लाह उसके भी टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जी स्टूडेंट्स, तो आज जिस ऑर्गेनेली को हमने डिस्कस करना है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक स्फेरिकल ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम जो है वो तकरीबन तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। लाइसोसोम के पास जो है वो 40 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, लेकिन इनको मॉडिफाई करने के लिए गोल्जी अपरेटस में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो लाइसोसोम जो ऑर्गेनेली है, इसके इर्द गिर्द जो कवरिंग होती है वो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि वो सेल के बकाया हिस्से को प्रोटेक्ट करती है हार्श डाइजेस्टिव एंजाइम से, जो कि लाइसोसोम के पास होते हैं। इसके अलावा लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं। अगर ऐसा पेशेंट जिसको जो है वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हो, तो उस पेशेंट के पास जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है लाइसोसोम का वो प्रेजेंट नहीं होता है। एबनॉर्मल जो लाइसोसोम है वो फिल होते रहते हैं, इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस जो हैं उनके अंदर फिल होते रहते हैं और वो सेलुलर फंक्शंस को इंटरप्ट करते हैं, और जितने भी सेलुलर फंक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें वो इंटरफेयर करते हैं। अब जो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं ये दो हैं, एक है पॉम्स डिजीज़ और दूसरी है टे सैक्स डिजीज़। अब पॉम्स डिजीज़ में क्या होता है कि लाइसोसोम के पास वो वाला एंजाइम नहीं होता जो कि ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करता है। इस वजह से हार्मफुल अमाउंट में जो ग्लाइकोजन है वो लिवर में अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर टे सैक्स डिजीज़ में देखें तो ये एक इसेंशियल लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि लिपिड की डाइजेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो वो इसमें मिस होता है। और लिपिड की अक्यूमुलेशन जो है वो होती रहती है जो ब्रेन के नर्व सेल्स हैं उनके अंदर, और डैमेज करती है ये नर्वस सिस्टम को ब्रेन के। इस वजह से जो है वो मेंटल रिटार्डेशन होती है, और अर्ली चाइल्डहुड यानी बचपन में ही जिस खुदा ना खास्ता बच्चे को ये डिजीज़ हो तो उसकी डेथ हो जाती है। अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? ये इन्वॉल्व होते हैं ब्रेकिंग में। सेल जो है इज़ सेफ होता है, जो है उसके पास जो एंजाइम्स होते हैं सेलुलर मटेरियल के दैट हैव एक्सीडेड लाइसोसोम, यानी कि अगर लाइसोसोम जो है एक खास अपनी अमाउंट से नहीं ज़्यादा ना बढ़े, इसी वजह से ये इनके पास जो लाइसोसोम के पास जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल को इस हवाले से सेव रखते हैं उसके सेलुलर मटेरियल को। इसके अलावा ये ब्रेक डाउन करवाते हैं सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट की, जस्ट लाइक फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और दूसरे जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल कंपाउंड्स में उनकी तोड़फोड़ करके उनको सिंपल में चेंज करते हैं और उनको ट्रांसफ़र करते हैं वापस दोबारा साइटोप्लाज्म में, ताकि नया मटेरियल बन सके। लाइसोसोम जो है ये फंक्शन करता है कि ये तमाम सेल से जो है वो वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करवाता है, सेलेक्टिव ये सेल की डेथ करवाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनकी डेवलपमेंट के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टैडपोल फ्रॉग जो है वो डेवलप होता है फ्रॉग में, तो उसकी जो टेल होती है, टेल के सेल जो है उनको लाइसोसोमल के एंजाइम्स ही उसकी टेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा अगर एनिमल में देखा जाए तो बहुत सी डिजीजिंग जो है न्यूमेरियस डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ फाइटिंग द सेल, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं डिफेंस सिस्टम में ये काम करते हैं, तो इस वजह से जो ब्लड सेल्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं मटीरियल को, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे फॉरेन जो अंदर मटीरियल जो है वो ऐड होता है। तो इस वजह से ब्लड के अंदर जो है वो लाइसोसोम का होना जो है वो ज़रूरी होता है।
क्योंकि इस वजह से कि एनिमल की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, तो सेल के अंदर ये लाइसोसोम ऑर्गेनली प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये जो है इन ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड के अंदर उसका जो डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो इस तरह से ये न्यूमेरियस जो है वो ज़्यादातर रोल प्ले करती है डिजीजिंग फाइटिंग सेल, यानी कि वो सेल जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो फाइट कर रही होती हैं, उनमें जो है ये उनको बूस्ट अप करती है, हेल्प आउट करती है, क्योंकि ब्लड जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस या दूसरी बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसके साथ ये फाइट करते हैं। तो इस वजह से ये जो है वो एनिमल के अंदर ये न्यूमेरियस जो है वो अमाउंट में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम जो है वो ऑटोफैगी का प्रोसेस भी करते हैं, यानी कि सेल्फ ईट है, यानी कि खुद जो है खुद को निगल लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तमाम यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। इसको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डीडॉव ने, और इसका जो पैरोक्सिसोम के एंजाइम्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। पैरोक्सिसोम जो है उसके पास बहुत ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एंजाइम ज़्यादातर उनमें जो है वो ऑक्सीडेटिव हैं, उनका काम होता है ऑक्सीडेशन करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को रिमूव करवाना। इसके अलावा ये प्राइमरीली एंजाइम्स फंक्शन जो है इनका क्या होता है कि इन्होंने टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंसेस हैं जो सेल के अंदर हैं उनको सेल से बाइंड निकालना है। कुछ पैरोक्सिसोम जैसा कि लिवर सेल्स हैं, इनका काम होता है, जो लिवर सेल के अंदर जो पैरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होती हैं इनका काम है अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना और दूसरे नुकसानदेह कंपाउंड को जो है वो बॉडी से डिटॉक्सिफाई करना, उनके असर को ख़त्म करना। इसके अलावा कुछ पैरोक्सिसोम जो है उनके पास कैटालेज एंजाइम्स होते हैं, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ब्रेकडाउन करवाते हैं और उनको जो है वो चेंज करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में। जैसे कि उन्होंने इक्वेशन में बताया कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है 2H2O2, कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट होता है पैरोक्सिसोम के पास, और ये जो है वो उनकी ब्रेकडाउन करवाता है और उसको चेंज कर देता है वाटर और ऑक्सीजन में। अब पैरोक्सिसोम में डिफेक्ट्स क्या होते हैं? डिफेक्ट्स अगर आ जाए पैरोक्सिसोम में तो नंबर ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। मोस्ट सीरियस डिसऑर्डर जो है वो है ज़ेलवेगर सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है कि इसमें जो है वो पैरोक्सिसोम सेल के अंदर पैरोक्सिसोम या तो कम्प्लीटली एब्सेंस होती है या फिर उसका नंबर सेल के अंदर इस ऑर्गेनेली का कम हो जाता है, और ये एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है, यानी कि ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। इसका कोई क्योर नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी कोई नहीं है, और ज़्यादातर मेजरली ये इसमें क्या होता है कि लाइफ के जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं उनमें ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है ग्लायोक्सिसोम। ग्लायोक्सिसोम सिमिलर ऑर्गेनेली है पैरोक्सिसोम की तरह, लेकिन ग्लायोक्सिसोम सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ये ऑर्गेनेली जो है इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड को कन्वर्ट करवाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ये ज़्यादातर जो है वो सेल में पाई जाती है, उन सीड्स में पाई जाती है जो लिपिड रिच होते हैं, जैसे कि कैस्टर बीन, सोयाबीन वगैरह में। जर्मिनेशन के दौरान ये ऑर्गेनेली जो है ये जो स्टोर्ड लिपिड उसके पास होता है उसको कन्वर्ट कर देती है कार्बोहाइड्रेट में, ताकि सीड को जर्मिनेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ये एनर्जी फिर उसको जो स्टोर्ड लिपिड होता है जिसको ये ग्लायोक्सिसोम ऑर्गेनेली उसको कन्वर्ट कर देती है कार्बोहाइड्रेट में, और सीड को एनर्जी मिलती है और वो जर्मिनेट कर सकता है प्रॉपर वे में। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है स्टूडेंट वैक्यूल। ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक, एक थैला सा होता है वैक्यूल का, सेवरल वे में बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। आपको पता है वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है क्योंकि ये सेंटर में पाया जाता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये स्टोरेज फंक्शन में भी जो है वो हेल्प आउट करता है, वेस्ट को अपने अंदर इकट्ठा करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, और ग्रोथ में भी हेल्प आउट करता है। एनिमल सेल के अंदर ये स्मॉलर साइज़ में होता है और टेम्परेरी मटीरियल को ये स्टोर करता है और बाद में उन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर प्लांट के वैक्यूल की बात की जाए तो वो सिंगल होता है, लार्ज सेंटर में पाया जाता है, और इसके अलावा ये जो है इसने सेल का बहुत ज़्यादा जो है हिस्सा इसने घेरा होता है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल एक मेम्ब्रेन में बाउंड होता है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं उस मेम्ब्रेन को, और उसके अंदर जो है वो उस वैक्यूल के इनसाइड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सेल सैप। अगर वैक्यूल्स के फंक्शन की बात की जाए तो जो प्लांट के अंदर सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के अंदर, इसी हवाले से कि वो उसके अंदर टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करता है और सेल को रिजिड बनाने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जब ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं तो प्लांट रिसीव करता है एक मुनासिब अमाउंट में वाटर को, और सेंट्रल वैक्यूल जो होता है सेल का उसके अंदर वाटर इकट्ठा हो जाता है और वो स्वेल हो जाता है और लिक्विड जो है वो उसके अंदर कलेक्ट होता रहता है। इसके अलावा ये एक हाई टर्गर प्रेशर भी क्रिएट करता है, इस वजह से कि ये प्लांट की इंटेग्रिटी को और उसके स्ट्रक्चर को मेनटेन करने में हेल्प आउट करता है।
वैक्यूल जो है इसके अलावा ये अपने पास पिगमेंट्स को स्टोर करता है। सर्टेन जो फ्लावर्स को कलर्स देते हैं वो इसी पिगमेंट्स की वजह से फ्लावर में कलर्स आते हैं और ये इस वजह से पोलिनेशन में भी हेल्प आउट करता है, यानी कि बीज वगैरह इंसेक्ट वगैरह को फिर जो कलर्स होते हैं शोक रंग के फूल जो कलर उनमें आते हैं उससे इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन होती है। वैक्यूल जो है इसके अलावा मॉलिक्यूल को रिलीज़ करता है जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं और ये जो है वो इंसेक्ट और एनिमल के लिए जो है वो जहरीले साबित होते हैं और ये जो है वो डिस्करेज करते हैं उनको कि जो एनिमल है या जो इंसेक्ट है वो प्लांट को कंज्यूम ना करे या प्लांट को ख़राब ना करे। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है स्टूडेंट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ज़्यादातर प्रोटिस्ट में पाया जाता है। ये ऑर्गेनेली जो है ये एक तो जो है फाइबर की है, जो फाइबर्स होते हैं इनके अंदर उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी असेंबली के साथ एसोसिएट है, यानी कि जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है जिसमें जो स्पिंडल फाइबर्स आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है सेंट्रियोल का, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। दो सेंट्रियोल जो हैं वो राइट एंगल्स की तरफ प्रेजेंट होते हैं जो कि बिल्कुल न्यूक्लियर एनवेलप के साथ होते हैं, जबकि सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड सेल में सेंट्रियोल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं कि उन्होंने सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन करवानी है। आपको पता है कि सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और नुमेरियस होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि पैरामीशियम की बॉडी के साथ साथ जो होते हैं, तादाद में ज़्यादा होते हैं। ये फ्लैजिला जो है वो या तो सिंगल होता है या फिर पेयर की फॉर्म में होता है जिस तरह के युगलिना में प्रेजेंट होता है। तो सीलिया और फ्लैजिला जो है ये एक तो सेंट्रियोल को एंकर करके रखते हैं, एक प्रॉपर जगह पे उसको जकड़ के रखते हैं जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। तो जो प्लांट के सेल्स और फंजाई के सेल हैं उनके पास सेंट्रियोल जो है और बेसल बॉडी जो है ये प्रेजेंट नहीं होती है। उनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइज हुए होते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं साइटोप्लाज्म का। बेसिकली ये सेंट्रियोल जो है ये होलो सिलेंडर होते हैं और सेंट्रियोल जो है आपको पता है कि ये 9 ट्रिपलेट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है, यानी कि ये टोटल 9 होते हैं 3-3 की फॉर्म में। जैसे कि आपको इधर डायग्राम में ये नज़र आ रहा है कि अगर ये जिधर मैंने डॉट लगाया इधर से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो ये 9 होते हैं, 1 2 3 3 है ये। तो इस वजह से काउंटिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस वजह से ये जो है 9 जो होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है स्टूडेंट साइटोस्केलेटन, लास्ट है ये इस चैप्टर की। ये नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर्स का जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड रॉड होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिनको कहते हैं एक्टिन। और माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये इस काबिल होते हैं कि ये सेल को डिवाइड करवाते हैं, उसको पिंच ऑफ करते हैं और वो 2 में डिवाइड होता है। इसके अलावा ये मायोसिन के साथ भी इनकी एसोसिएशन होती है और माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये हेल्प आउट करते हैं सेलुलर कंट्रैक्शन में। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये भी स्ट्रेट सीधी होलो हाली से सिलेंडर होते हैं, डिफरेंट सब यूनिट से मिलके ये बने होते हैं। हर सब यूनिट जो है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो 2 डिफरेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिनको कहते हैं अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है इनका काम होता है सेल को एक प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स मेजर कंपोनेंट है सीलिया और फ्लैजिला का, ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जब सेल डिवाइड हो रहा होता है माइटोसिस मियोसिस के दौरान सेल डिवीजन होती है उसके दौरान इनका काम होता है कि स्पिंडल फाइबर बनाना। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो ये जो है बहुत से हायर एनिमल ग्रुप पे प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बनी हुई हैं। मोस्ट कॉमन जिस प्रोटीन से ये मिलके बनी है उसको कहते हैं वाइमेंटिन के सब यूनिट से मिलके ये बनी है इंटरमीडिएट फिलामेंट। कुछ सेल्स के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट दूसरी प्रोटीन से भी मिलके बनती हैं, जैसे कि स्किन के सेल्स हैं तो उनके पास जो प्रोटीन है वो केराटिन प्रोटीन होती है। इस वजह से इंटरमीडिएट फिलामेंट का मेनली काम है सेल को शेप देना, रिजिडिटी देना, उसकी सख्ती को बरकरार रखना और इसके अलावा हेल्प आउट करती है कि ये कुछ ऑर्गेनेल्स को उनकी प्रॉपर जगह पे जकड़ के रखती है। इसके अलावा उसमें न्यूक्लियस भी जो है वो शामिल होता है कि ये उसको भी उसकी जगह पे प्रॉपर जो है वो सेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको तीनों नज़र आ रही हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी, माइक्रोफिलामेंट्स भी और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी। नीचे आपने ये जो डिफरेंस है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर।
इसमें आपने इसकी सिमिलैरिटीज़ भी लिखनी है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या सिमिलर है और क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट वन क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के पास डीएनए होता है जो कि उनका जेनेटिक मटेरियल है, दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसने इनको कवर किया होता है, और दोनों के पास ही राइबोसोम्स होती हैं ताकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। ये इसके आता है इनके अंदर जो है वो सिमिलैरिटीज़ क्या पाई जाती हैं। अब इनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस भी हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल सिंपलर होता है दैन यूकैरियोटिक सेल से। मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल की रेंज होती है 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ तक ये हो सकते हैं, और अब 1 to 10 साइज़ के जो हैं वो टिपिकली यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट जो पैराग्राफ मैंने मार्क किया है ये सिमिलैरिटीज़ हैं इनके अंदर। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका डीएनए प्रेजेंट होता है और इन मोर और लेस सेंट्रल रीजन में, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स। और इसके एक तो ये डिफरेंस है, राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं इन साइज देन दोज यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल की वो सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता और वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, जो कि अमाइनो एसिड और शुगर का जो है वो मिक्सचर है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको एक कैप्सूल ने सराउंड किया होता है और उसमें कुछ एक्सटेंशंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया किसी भी सरफेस के साथ जो है वो अटैच होता है और उसको कहते हैं पिल्लाई। इसके अलावा माइटोसिस और मियोसिस जो है वो मिसिंग होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और सेल जो उनका है वो डायरेक्ट ही डिवाइड होता है, उसमें डिवीजन होती है जैसे कि बाइनरी फिशन। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो प्रॉपर आपको पता है कि उनके अंदर डिवीजन होती है। नीचे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल को आपने एमसीक्यू के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंसेस हैं कि उनके अंदर सेल की टाइप क्या है, लाइसोसोम पेरोक्सिसोम किस में प्रेजेंट है, या ऑर्गेनेलीज उन्होंने बताया। इसके अलावा सेल का साइज़ कितना है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट स्क्रीन पे डायग्राम नज़र आ रही हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की, तो इसको भी आप देख लें कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको सारी ऑर्गेनेलीज जो है वो नज़र आ रही होंगी कि इनके अंदर गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, साइटोस्केलेटन की तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ दोनों प्रेजेंट हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल को आपको ये पिल्लाई नज़र आ रहे हैं, ये इसको एंकर करने में किसी भी सबस्ट्रेट के साथ हेल्प आउट करते हैं। राइबोसोम्स जो हमने इसके सिमिलैरिटीज़ में पढ़ा कि इनके पास राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये पिल्लाई हैं और फ्लैजेलम भी आपको नज़र आ रहा है। इस तरह बैक्टीरिया के अंदर जो है वो फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होता है, वो हमेशा या तो सिंगुलर या फिर पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज हमारी इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज वो कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो जो है होपफुली अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास फर्स्ट ईयर के हवाले से जितनी भी बुक्स हैं उनके डिटेल लेक्चर्स आप तक पहले पहुँच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंजाइम्स के चैप्टर को इसी तरह टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और साथ में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी आपके साथ शेयर करूंगी। मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।